Hello, college teens. This is me, Ishita, and you all are watching IGNU Pathshala. Today we will discuss unit number 6, New Political System. जैसा कि हमने प्रीवियस यूनिट्स में देखा कि कैसे यूरोप की पॉलिटिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो ओल्ड मोनार्की सिस्टम था वो अबॉलिश हुआ, जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे उनकी पावर डिक्लाइन हुई, नोबेलिटी की पावर डिक्लाइन हुई, जो क्लर्जी थे, पादरी थे चर्च के, उनकी पावर डिक्लाइन हुई एंड न्यू फीचर आए पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, जैसे कि डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, पार्लियामेंट जैसा कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड द आइडिया ऑफ पॉपुलर सोसाइटी, जहां पे लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट चूज करेगी कॉमन जनता। ओके, जो गवर्नमेंट का हेड होगा वो कब हेड बनेगा, जब कॉमन पब्लिक का वोट होगा, सपोर्ट होगा उसको। नेक्स्ट, मॉडर्न स्टेट गेन लेजिटिमेसी बाय क्लेमिंग टू रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल, यानी कि जो मॉडर्न स्टेट है वो जायज कंट्रोल तभी कर पाएगी जब वो मेजॉरिटी लोगों की चॉइस होगी। नहीं समझ में आया? अगेन मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है एंड हम अपने जो प्राइम मिनिस्टर है उनको इलेक्ट करते हैं, वोट डालते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, देन पूरी प्रॉपर सरकार बनती है ना, तब फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ऐसे ही यूरोप में भी इसी टाइप का फ्रेमवर्क जो है अपनाया गया कि जहां पे लोग जो है क्या करेंगे, वोट देंगे एंड उस वोटिंग से फिर कौन चुना जाएगा, अथॉरिटी जो हेड है वो चुना जाएगा एंड वो रूल करेगा, उसके पास लेजिटिमेट पावर आएंगी। पार्लियामेंट एंड इलेक्शन बिकम इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस। अब गवर्नेंस के लिए, रूल के लिए पार्लियामेंट और इलेक्शन दो मेजर जो है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन गए। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेशन एंड अथॉरिटी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि डेमोक्रेटिक लेजिटिमेशन का मतलब है कि जब गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल या कॉमन लोगों के सपोर्ट से, उनके कंसेंट से गवर्नमेंट बनी हो, तब हम उसको मानेंगे कि वो डेमोक्रेटिकली लेजिटिमेट है हमारे ऊपर रूल करने के लिए, है ना। कॉमन लोग तो लॉ नहीं बनाते हैं, लॉ बनाने का काम तो स्टेट का होता है ना। और स्टेट का जो हेड है हम उसको कैसे चुन रहे हैं, थ्रू इलेक्शंस। अब इसके फीचर क्या थे डेमोक्रेटिक लेजिटिमेशन के? पहला, पॉपुलर सोवरेनिटी, जहां पे लोग ही अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को चुनेंगे, ठीक है, और उसको पावर देंगे। नेक्स्ट चीज कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी तो वो किस टाइप से काम करेगी, पॉपुलर विल के अनुसार काम करेगी। पॉपुलर विल का मतलब मैक्सिमम लोग जिस चीज की डिमांड कर रहे होंगे, जो इशू आ रहा होगा सोसाइटी में, उसको रिड्यूस करने की या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेगी, जो ज्यादा से ज्यादा डिमांड आ रही होगी, इशू आ रहे होंगे। नेक्स्ट, आइडिया डेवलप आफ्टर द अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी पॉपुलर सोवरेनिटी का आइडिया कब डेवलप हुआ, अमेरिका में और फ्रेंच यानी कि जो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया उसके बाद। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी, यानी कि लोग जो है प्रॉपर वोट देंगे तब अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुनेंगे। ओके, अब लोग जिन लोगों को चुनेंगे वो आगे चल के फिर सरकार बनाएंगे। ओके, रेगुलर इलेक्शंस होंगे जिससे लोग जो है रूलर को चेंज भी कर सके। ऐसा नहीं है कि भाई अगर हमने किसी को अथॉरिटी दे दी, पावर दे दी और उसे सत्ता में बना दिया ऑफिशियल ऑफिशियल, तो वो ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रूल करेगा। प्रॉपर रेगुलर इलेक्शंस होंगे, चाहे वो टाइम पीरियड 5 साल का हो, 10 साल का हो, 6 साल का हो, बट रेगुलर इलेक्शन होना इज नेसेसरी। थर्ड इज रोल ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन क्या है, मेन टूल बन गया है डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी का, कि जब लोगों के पास वोटिंग पावर आएगी थ्रू फेयर प्रोसीजर, तो क्या होगा, तब लोग जो है डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी को प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर लोग वोट ही नहीं दे पाएंगे तो फिर डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी कैसे। फोर्थ इज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जहां पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग क्या है, आइडियोलॉजी है। ओके, एंड आपस में वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते हैं फॉर नेगेटिव पॉइंट्स। जैसे कि आप इंडिया में भी देखते हो, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, मल्टीपल पार्टी एक दूसरे को क्रिटिसाइज करती हैं। तो ऐसे ही अदर कंट्रीज में भी होता है कि वहां की पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करती हैं, एक दूसरे की कमियां भी बताती हैं। नेक्स्ट इज दे मोबिलाइज सिटीजन थ्रू कैंपेन, मीटिंग एंड इलेक्शन। अब वो सिटीजन को मोबिलाइज करते हैं कि भाई आप हमको वोट डालो, हम आपके लिए ये काम करेंगे एंड ऐसे सोसाइटी का वेलफेयर करेंगे। नेक्स्ट, राइट ऑफ सिटीजन की बात की गई है। मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर राइट्स पे बहुत ही ज्यादा इंफोसिस दिया गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई गई है राइट्स। अब पीपल पार्टिसिपेट थ्रू प्रेशर ग्रुप, यूनियन एंड पब्लिक मूवमेंट। अब लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, अगर उनके राइट्स को छीना जाएगा थ्रू स्टेट,
तो वो क्या करेंगे, प्रेशर ग्रुप फॉर्म करेंगे, यूनियंस बनाएंगे और पब्लिक मूवमेंट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे इन द सेंस। बोनापार्टिज्म, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोनापार्टिज्म, और यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर स्टार्ट होता है जहां से क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स। ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीनिंग क्या है बोनापार्टिज्म का? बोनापार्टिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको लुइस नेपोलियन बोनापार्टे ने बनाया था फ्रांस के अंदर, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन थोड़ा शांत हुआ था ना, स्टेबल डाउन हुआ था उसके बाद। तो लुइस नेपोलियन को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया फ्रांस का, एंड 1851 में ही यूज प्लेबिसाइड पॉपुलर वोट टू गेन सपोर्ट। अब ऐसा नहीं है ना कि लोगों ने आंख बंद करके जो है भाई नेपोलियन को अपना प्रेसिडेंट मान लिया, नहीं, पहले पॉपुलर वोट कराया गया, ओके, देन उससे पॉपुलर वोट जो सपोर्ट करा था किसको, लुइस नेपोलियन को, तो इसलिए लुइस नेपोलियन को इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट। एक दो लोग और भी थे जो कंटेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे इलेक्शन। नेक्स्ट, लेटर उसने अपने आप को एम्परर बताया पूरे फ्रांस का। फीचर्स क्या थे बोनापार्टिज्म के अंदर, क्या क्या सुधार लाया, यही पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर कि बोनापार्टिज्म ने क्या क्या सुधार करे फ्रांस के अंदर। तो पहली बात तो ये थी कि वो पॉपुलर सपोर्ट से बना था। पुराने टाइम में हम क्या देख रहे हैं कि किंग जो होता था, किंग को सपोर्ट नहीं मिलता था मेजोरिटी का, किंग को सिर्फ 2% पॉपुलेशन सपोर्ट कर रही है जो थी क्लर्जी और नोबिलिटी। बट जो बोनापार्टिज्म था, बोनापार्टिज्म के मेन फीचर यही थे कि जो लुइस नेपोलियन थे उनको पॉपुलर सपोर्ट था लोगों का, ठीक है, लोगों ने इलेक्शन के थ्रू प्लेबिसाइट कराया गया था, एंड वहां पे लोगों का ओपिनियन पूछा गया था कि भाई आप किसको एज अ प्रेसिडेंट देखते हो, तो लोगों ने मेजर सपोर्ट दिखाया किसको, नेपोलियन को। सेकंड, स्ट्रॉन्ग, सो हम थे, नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो पुराने टाइम पे हम क्या देख रहे हैं कि जो किंग होता था, किंग के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कौन करता था, नोबिलिटी क्लास और क्लर्जी क्लास, ओके। अगर किंग चाहता भी था ना कि अगर मैं नोबिलिटी और क्लर्जी क्लास पे टैक्स लगाऊं, तो वो लोग क्या करते थे, अपनी पावर का यूज करते थे कि भाई हमारे पास तो पैसा है, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे, तो वो कैसे ना कैसे करके किंग को क्या कर लेते थे, इन्फ्लुएंस कर लेते। बट अब पावर किसके हाथ में है, रूलर के हाथ में, नेपोलियन के हाथ में है। और डिसीजन किससे लिए जा रहे हैं, डेक्रे से। डेक्रे क्या होता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रॉपर बताया गया होता है कि भाई स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स आ रहे हैं, क्या क्या नए बदलाव आने वाले हैं। तो प्रॉपर डेक्रे जो है अनाउंस किया जाता था, उसके बाद चेंजेस आते थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। थर्ड इज या सोसाइटी के अंदर, थर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। यहाँ पे हमें दो टाइप का क्या मिल रहा है, कॉम्बिनेशन मिल रहा है। डेमोक्रेसी कैसे है कि लोगों का पॉपुलर सपोर्ट है नेपोलियन को। डिक्टेटरशिप कैसे है कि यहाँ पे अभी भी पावर जो है एक रूलर के हाथ में है, जिसको प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट कर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट है नेशनलिज्म। बोनापार्टिज्म इनकरेज नेशन प्राइड एंड स्टेट पावर। अब बोनापार्टिज्म के तहत नेपोलियन ने लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगाई। अब इंपॉर्टेंस क्या है इस मेथड की, इंपॉर्टेंस ये है कि कैसे नेपोलियन बोनापार्टे ने एक अथॉरिटेरियन रूलर होते हुए भी, ठीक है, जिसके हाथ में पावर कंस्ट्रक्टेड थी, फिर भी कैसे उसने पॉलिटिकल सपोर्ट यानी मैक्सिमम जनता का सपोर्ट खींचा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है बिस्मार्किज्म। बिस्मार्किज्म भी एक प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम था जिसको ओटो वन बिस्मार्क ने बनाया जर्मनी में। अब देखो, जर्मनी में भी जैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहा था ना, ऐसे जर्मनी में भी प्रॉब्लम्स चल रही थी। वो इतना बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो इसलिए मैं पूरा हिस्ट्री नहीं बता रही, बस हमें बिस्मार्किज्म का मॉडल जानना है, बिकॉज ये भी काफी सिमिलर था नेपोलियन बोनापार्टे के मॉडल से। सो जर्मनी में भी ना प्रॉब्लम्स ऐसे चल रही, राइज हो रखी थी, एंड जर्मनी बटा हुआ था छोटे छोटे रीजन्स के अंदर उस टाइम पे। तो ये जो ऑटो वन बिस्मार्क थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एजेंडा लिया कि हम क्या करेंगे, यूनिफाई करेंगे जर्मनी को, दोबारा से लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगाएंगे, उनके लिए इस टाइप के रिफॉर्म्स लाएंगे कि लोग जो है जर्मनी को अपना नेशन माने, ठीक है, इंडिपेंडेंस ना मांगे जर्मनी से। सो बैकग्राउंड क्या था इसका, जर्मनी को यूनिफाइड किया गया 1871 में अंडर पर्शियन लीडरशिप। सेकेंड, बिस्मार्क बिकेम द फर्स्ट चांसलर ऑफ द जर्मन एम्पायर। बिस्मार्क क्या बने, पहले चांसलर बने जर्मन एम्पायर के। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज स्टेट क्रिएट किया जहां पे पावर किसके हाथ में थी, चांसलर के हाथ में थी। फीचर्स क्या थे बिस्मार्किज्म के, स्ट्रॉन्ग मोनार्कियल स्टेट जहां पे पावर रिमेन विद द कैसर एंड द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो चांसलर है उसके हाथ में पावर रहेगी। नेक्स्ट, पार्लियामेंट हैड लिमिटेड इन्फ्लुएंस। जो पार्लियामेंट होगा, जो लोग होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो ऑफिसर्स ऑफिशियल्स होते हैं,
उनका इन्फ्लुएंस जो है लिमिटेड होगा। मेन किसकी बात चलेगी, चांसलर की चलेगी। कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे भी हम अथॉरिटेरियनिज्म देख रहे हैं कि कैसे एक रूलर के हाथ में क्या है, कंट्रोल है, जैसे कि हमने बोनापार्टिज्म में भी देखा। कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स है, बिस्मार्क ने अपोज किया रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, यानी कि अगर कॉमन पीपल उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनको वो क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। वो क्या चाहते थे, ही वांट टू प्रिजर्व मोनार्की एंड सोशल ऑर्डर, जो पुराना स्ट्रक्चर चला आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, मोनार्की किंग वाला रूल, वो उसको ही मेंटेन करना चाहते थे, ना कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चाहते थे और डेमोक्रेसी जैसा कोई कॉन्सेप्ट चाहते थे। थर्ड इज कंट्रोल डेमोक्रेसी, वो किस टाइप का कॉन्सेप्ट चाह रहे हैं, जहां पे कंट्रोल, डेमोक्रेसी को भी वो कंट्रोल कर सके, फुल फ्लेजेड एक तरीके से लिबर्टी फ्रीडम वो लोगों को देना नहीं चाह रहे। वो कैसी डेमोक्रेसी चाह रहे हैं, कंट्रोल, जहां पे वो डेमोक्रेसी पे भी अपना कंट्रोल बना सके। जैसे कि इलेक्शन एंड पार्लियामेंट एग्जिस्टेड बट वर कंट्रोल बाय द रूलिंग सिस्टम, रूलर ही उन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे इलेक्शन हो चाहे पार्लियामेंट हो, जो फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के। सो हम इसको क्या कहेंगे, कंट्रोल डेमोक्रेसी कहेंगे। फोर्थ, वेलफेयर पॉलिसीज, बिस्मार्क ने बहुत सारी सोशल रिफॉर्म चलाए, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना लोगों को, एक्सीडेंट हो गया तो उसका इंश्योरेंस, ओल्ड एज पेंशन। फिफ्थ, नेशनलिज्म की भावना हमें देखने के लिए मिलती है बिस्मार्क के रूल के टाइम पे भी, जिससे जो छोटे छोटे रीजन थे जो अलग होने की बात कर रहे थे जर्मनी से, उनको यूनाइटेड रखने में हेल्प मिल सके। इंपॉर्टेंस क्या थी अब इसकी, बिस्मार्किज्म रिप्रेजेंट अ डिफरेंट मॉडल ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, व स्टेट पावर, नेशनलिज्म एंड कंट्रोल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वर्क टुगेदर। देखो बोनापार्टिज्म में हमने क्या देखा, डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन रूल का मिक्स मैच देखा है ना, किस चीज का कॉम्बिनेशन देखा, डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन रूल का। एंड यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी है बट किस टाइप की, कंट्रोल डेमोक्रेसी प्लस अथॉरिटेरियन रूल देख रहे हैं। यहाँ पे पावर जो है एक पर्सन के हाथ में क्या है, कंस्ट्रक्टेड है। एंड जो बिस्मार्क थे वो क्या चाहते थे कि लोगों के पास फ्रीली प्रॉपर जो है लिबर्टी इक्वालिटी जैसा कॉन्सेप्ट जो है, लोग उसके बारे में ज्यादा अवेयर ना हो, लोगों को ज्यादा फ्रीडम ना मिले। वो किस टाइप की पॉलिटिक्स कर रहे थे, कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और यहाँ से जो मेन क्वेश्चन है वो यही बनता है, दोनों को कंबाइन करके पूछा जाएगा कि कमेंट ऑन बोनापार्टिज्म एंड बिस्मार्किज्म। इन्हीं दोनों वाले जो पार्ट है इन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। एंड फॉर द पीडीएफ ज्वाइन माय टेलीग्राम।